Good morning, girls. Welcome back. I hope you are all well. So, let's start with the topic on health psychology. मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको हमने शुरू किया था हेल्थ साइकोलॉजी का चैप्टर जिसमें आपको मैंने बेसिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी बताया था. जोसेफ मैटराजो की डेफिनेशन बताई थी जो 1982 में उन्होंने दी थी कि हेल्थ साइकोलॉजी किसे कहते हैं. ठीक है. और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो डेफिनेशन थी वो एक्सेप्ट करी गई थी वर्ल्ड वाइड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा भी एंड ब्रिटिश जो साइकोलॉजिकल सोसाइटी है इन्होंने भी इसको एज अ ऑफिशियल डेफिनेशन माना था. इसके अलावा आप लोग कार्लसन की डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि हेल्थ साइकोलॉजी क्या है. ऐसी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो कि इलनेस और हेल्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन करती है. ठीक है. शेली टेलर की भी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि हेल्थ साइकोलॉजी क्या है, कि कैसे साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं वो हमारे को हेल्दी रहने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, या लोगों में बीमारी क्यों होती है, या किस तरीके से उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं व्हेन दे गेट इल. तो इस तरीके से हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो हैं इस प्रकार के इश्यूज को स्टडी करते हैं. तो इसके अलावा आई मीन इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा बहुत ये भी मेंशन कर सकते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हेल्थ साइकोलॉजी. उसका नीड क्या है आज की डेट में. तो बेसिकली बेसिक नीड्स इसलिए अराइज होते हैं हेल्थ साइकोलॉजी एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, बिकॉज ऑफ फर्स्टली चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इलनेस. यानी जो बीमारी है इतनी डिफरेंट टाइप्स की हो गई है आज की डेट में, तो उसके किस प्रकार की बीमारी है, उसके पीछे के कारणों को समझना, या किस तरीके से इंटरवेंशंस करके हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में, खाने पीने में और तरीके से इंटरवेंशंस करके हम अपने आप को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, या हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकते हैं, या उसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो वो सारे जो डिफरेंट रीजंस हैं वो हेल्थ साइकोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं. इसके अलावा हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई हैं. पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट. मेडिकल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है. ठीक है. डॉक्टर्स एंड जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, तो उनको एक्सेप्ट करना, या जो भी वो कहते हैं वो उनको एक्सेप्ट करना, उनको मानना, या उनके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को लीड करना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. इसके अलावा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है या हमारी हेल्दी बॉडी है, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस चीज़ के बारे में भी लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है. तो हेल्थ साइकोलॉजी में एज अ ब्रांच में इन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है. ठीक है. और इसके पीछे कारण क्या है, हेल्थ साइकोलॉजी का इतना जो फास्ट ग्रोथ हुआ है उसके पीछे कारण क्या है. तो सबसे पहला कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा एविडेंट हो गया है कि ज़्यादा बीमारी हमारी, और जो मोर्टालिटी रेट जो होता है, जो बढ़ता मोर्टालिटी रेट है, दैट इज ऑल कॉज्ड बाय आवर लाइफस्टाइल एंड जो हमारा बिहेवियर ऐसा जो कि हेल्थ को डैमेज करने वाला है. ठीक है. तो हम कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, या हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर जो है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर काफ़ी फोकस है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का. इसके अलावा जो व्यक्ति हैं उन्होंने भी आज की डेट में एक्सेप्ट कर लिया है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी गिरती हेल्थ को लेकर, या फिर अगर हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को, तो उसके लिए भी हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं. तो हेल्थ साइकोलॉजी का फोकस उसके ऊपर भी है. इसके अलावा जो मेडिकल मॉडल जो पहले प्रतिपादित किया गया था, BMM जिसको कहते हैं, तो बायोलॉजिकल मेडिकल मॉडल, जिसमें कि बेसिक
जो बेसिक जो फोकस था वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर था। ऐसा मॉडल था कि उन्होंने ये प्रतिपादित किया था कि सिर्फ हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो हमारी इलनेसेस के लिए जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उन्होंने इस चीज के ऊपर स्ट्रेस किया था कि माइंड और बॉडी जो है वो अलग अलग है, डुअलिस्टिक एंटिटीज हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अगर हमारा माइंड अस्वस्थ है तो उसका कोई असर हमारी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ेगा, और अगर हमारी बॉडी अस्वस्थ है तो उसका इफेक्ट हमारे माइंड पर नहीं पड़ेगा। तो उनका ये मानना था। ठीक है, तो और इसके अलावा जो मेडिकल मॉडल है, बायो मेडिकल मॉडल, उन्होंने इलनेस के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया था रादर देन हेल्थ। ठीक है, उन्होंने हेल्थ जो है उसको मैटर ऑफ फैक्ट लिया था कि हेल्थ, अगर इलनेस नहीं है तो हेल्थ है, हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, हेल्थ को कैसे इंक्रीज करना है, इसके ऊपर उन्होंने कोई फोकस नहीं किया था। जस्ट कि इलनेस क्या होती है, उसके पीछे कारण क्या है, और हम अपनी इलनेस या बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक बायो मेडिकल मॉडल था जो कि काफी सालों तक प्रतिपादित किया गया था, जो काफी सालों तक फोकस में था। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब कि किस प्रकार से एक ही प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो मतलब कि एक ही प्रकार की इलनेस को मतलब प्रोड्यूस करेंगी कि नहीं करेंगी। तो इस प्रकार से भी उन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ था। यानी कि अगर हम शॉर्ट में कह सकें तो बीएमएम जो था, बायोमेडिकल मॉडल, तो जो था एक रिडक्शनिस्ट मॉडल था। यानी कि बीमारी को बहुत ही लो लेवल से जोड़ा उन्होंने। इसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारकों की कोई भूमिका, या मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारकों की क्या भूमिका होती है, इसके ऊपर उन्होंने कोई भी फोकस नहीं किया, इसको समझने का प्रयास नहीं किया था। यानी कि एक सिंगल फैक्टर मॉडल के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ही इन्होंने बीमारी का आधार माना था, और उसके आधार पर ही इन्होंने बीमारी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो इतनी सारी लिमिटेशंस बीएमएम की या बायोमेडिकल मॉडल की जो हमारे सामने आई, उसको ओवरकम करने के लिए एक नया मॉडल बीपीएसएम जिसको कहते हैं वो स्टार्ट किया गया। बीपीएसएम का मतलब है बायो साइको सोशल मॉडल। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन हुआ। इसकी विभिन्न या मेन विशेषताएं क्या देखी गई? सबसे पहले तो इसमें इस बात के ऊपर स्ट्रेस लिया गया कि मेन कॉज ऑफ हेल्थ एंड इलनेस जो है वो सिर्फ मेडिकल ना होकर या सिर्फ बायोलॉजिकल ना होकर बायोलॉजिकल, साइकोसोशल एंड सोशल, ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर हेल्थ या इलनेस को लाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये भी हमें इस बात के ऊपर भी बल दिया कि सोशल सपोर्ट और जो डिप्रेशन जैसे जो कारक होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे अंदर की हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए या हमारी बॉडी के अंदर इलनेसेस को लाने के लिए। ठीक है, तो अनदर फोकस जो उन्होंने किया था वो था कि माइंड और बॉडी की जो डुअलिज्म है, जो मेडिकल मॉडल ने जिसको प्रतिपादित किया था, वो उसका इन्होंने खंडन किया। अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू बीपीएसएम, माइंड एंड बॉडी जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, बट दोनों एक दूसरे या दोनों मिलकर हमारे अंदर हेल्थ और इलनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपका माइंड इल है, माइंड जो है अनवेल है, तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर भी पड़ेगा। बहुत सी ऐसी इलनेसेस हैं हमारी, साइकोसोमैटिक इलनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अस्थमा है, या फिर आपकी जो कॉरोनरी हार्ट डिजीज हो गई, या हमारी जो
हाइपरटेंशन है। तो इस प्रकार की जो बीमारियां जो हैं, इनका बेसिक जो कारण जो है वो बॉडीली ना होकर, बायोलॉजिकल ना होकर, मेंटल होता है। यानी माइंड से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, मेंटली या साइकोलॉजिकली अगर आप इल हैं, या आप एंजाइटी में हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो उसका इफेक्ट जो है आपकी बॉडी के ऊपर देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार से अगर आपकी बॉडी इल है, अगर फिजिकली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकली आप बीमार हैं, कोई कैंसर या कोई ट्यूमर या इस प्रकार की कोई बीमारियां आपकी बॉडी में है, तो उसका इफेक्ट आपके माइंड के ऊपर भी पड़ता है। मेंटली आप एंशियस रहते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है आपको। ठीक है, तो ये दोनों ही रिलेटेड हैं, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएसएम ने हेल्थ और इलनेस, इन दोनों के ऊपर ही, दोनों ही एंटिटीज सेपरेट एंटिटीज हैं, दोनों के ऊपर ही इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया है। स्वास्थ्य और बीमारी दोनों को ही उचित स्थान दिया गया है हमारी हेल्थ को अगर हमें समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से बीपीएसएम जो है काफी महत्वपूर्ण मॉडल माना गया है। कई प्रकार की क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो इसमें सामने आई हैं। तो सबसे पहले तो क्या है इसका महत्व, क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस का मतलब है महत्व क्या क्या है, निदानिक महत्व। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी व्यक्ति की बीमारी का निदान करना चाहते हैं या उसका डायग्नोसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यक्ति के स्वास्थ्य और बीमारी के मापन के लिए हमें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, इन तीनों ही कारकों के जो इंटरैक्टिंग रोल्स हैं या इनकी जो अंतक्रियात्मक जो भूमिका है, इसको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। तो बीपीएसएम ने एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो अपनाई, उसको महत्व दिया। ठीक है, इसके अलावा उपचार के लिए या ट्रीटमेंट के लिए भी यही तीन कारकों को उचित स्थान देना चाहिए, ये भी इनकी एक सिफारिश थी। तो इस बीपीएसएम के अकॉर्डिंगली किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अकॉर्डिंगली ही हमें एक पर्टिकुलर उपचार प्रविधि का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कोई भी एक उपचार प्रविधि किसी भी व्यक्ति के लिए उतनी ही कामयाब हो ऐसा नहीं है। ठीक है, उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के सोशल फैक्टर्स या सोशल सिचुएशन किस प्रकार की है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ किस प्रकार की है, या बायोलॉजिकली वो किस प्रकार का है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखकर ही हमें एक पर्टिकुलर उपचार प्रविधि का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी के लिए उपचार के लिए हमें टीम अप्रोच को अपनाए तो वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, इसके अलावा बीपीएसएम ने डॉक्टर और रोगी के बीच के संबंध को भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है, उसके ऊपर भी इन्होंने फोकस किया है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली ये संबंध जितना मधुर होगा उतना जल्दी हम अपने रोगी को स्वस्थ कर सकते हैं, उतना ही प्रभावशाली उसका उपचार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस हैं, कुछ महत्व है जो बीपीएसएम के लिए बीपीएसएम में सामने आई हैं। ठीक है, तो बीपीएसएम इस बात के ऊपर भी बल देता है कि जो भी रोग है उसके लिए जैविक, मनोसामाजिक और सामाजिक, ये तीनों ही कारकों को हमें समझना चाहिए और उसके उपचार के लिए इन तीनों का ही महत्व समझना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी एक व्यक्ति हेल्दी है, ठीक है, और फिर भी वो डॉक्टर के सामने आता है, तो हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि तुम तो हेल्दी हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तो तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ये अप्रोच डॉक्टर का गलत है, बल्कि उसको डॉक्टर को एडवाइस करना चाहिए रोगी को कि किस प्रकार से वो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकता है, बरकरार रख सकता है, और इसके लिए व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संदर्भ क्या है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। जो उसने आदतें पाल रखी हैं या जिन आदतों का सहारा लेकर उसने अपने हेल्थ को
या अपने आप को स्वस्थ रखा हुआ है, तो उन आदतों के महत्व को भी उस रोगी को समझाना चाहिए, इसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए कि हाँ, ये आदतें जो तुमने अपने अंदर पाली हुई हैं या जिनको तुम फॉलो कर रहे हो, इनको आपने बरकरार रखना है, इनको आपने इंक्रीज करना है, इसी प्रकार से आपने अपनी लाइफस्टाइल जीनी है, तभी आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो और इनफैक्ट उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई ऐसी आदत डॉक्टर को नजर आती है जो वांछनीय नहीं है, तो डॉक्टर को उसमें सुधार लाने का प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो इस दशा में डॉक्टर को उसके जैविकीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तीनों कारकों को समझना चाहिए, उनके ऊपर महत्व देना चाहिए और उसके उपचार के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका बायो साइकोलॉजिकल सोशल मॉडल विच वाज डेवलप्ड बिकॉज जो बीएमएम जो था या बायोमेडिकल मॉडल था जो कि पहले प्रतिपादित हुआ था, उसमें इतनी ज़्यादा हमें क्रिटिसिज्म सामने आई या उसके इतनी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस सामने आई थी। ठीक है, तो बीएमएम के स्थान पर फिर बीपीएसएम जो था वो अस्तित्व में आया और आज की डेट में भी हम बीपीएसएम के द्वारा ही हेल्थ और इलनेस को समझने की कोशिश करते हैं और उसी तरीके से किसी भी रोगी को ट्रीट करने की या उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। सो देन वी कम टू द डिविजन्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से ऐसे डिफरेंट विभाग हैं जहाँ पर हेल्थ साइकोलॉजी का स्टडी किया जाता है, तो संक्षेप में हम इसमें प्रकाश डालेंगे। यानी कि इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है निदानिक। ठीक है, क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, तो इसमें आपका मतलब कि स्वास्थ्य के परिणाम क्या होते हैं या हम कैसे अपने जीवन की गुणवत्ता को या क्वालिटी को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक चरों का या बायोमेडिकल चरों का इस्तेमाल करके या इन दोनों के बीच के संबंध को जानने का प्रयास करके व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं या उसका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड डिवीजन आ जाती है हेल्थ साइकोलॉजी की, इसको हम पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि संपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य से होता है इसका जो भी इसका संबंध। ओके, तो इसमें हम साइकोलॉजिकल थियोरीज का, रिसर्चेस का, टेक्निक्स का यूज करते हैं, फिलॉसफीज की बजाय एक्चुअली जो हमारे सिद्धांत हैं, किस तरीके से सिद्धांतों को हम पब्लिक के ऊपर लागू करके अप्लाई करके उनकी हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ या पब्लिक की हेल्थ को मेजर करना, डिफरेंट जो एरियाज हैं, स्कूल्स हैं, जैसे वर्क प्लेस हैं, मीडिया है, ये डिफरेंट एरियाज में जाकर साइकोलॉजिस्ट जो हैं पब्लिक हेल्थ को स्टडी करते हैं। हेल्थ प्रमोशन के ऊपर डिफरेंट विज्ञापन होते हैं या डिफरेंटली कैसे हम अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं या अपने डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी लोगों को टीच किया जाता है। स्पेशली जो वल्नरेबल पीपल होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। वल्नरेबल पीपल यानी कि जो किसी ना किसी प्रकार की कोमॉर्बिडिटीज़ का शिकार होते हैं या कोई जो हमारी क्रॉनिक डिजीजेस का शिकार होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है और उनको अपनी हेल्थ को मतलब इम्प्रूव करना या किस प्रकार के इंटरवेंशंस या हस्तक्षेप का इस्तेमाल करके हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में उनको ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके हम अपनी नॉलेज को पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थर्ड डिवीजन आपका आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी। कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी यानी कि इसका संबंध हमारे बेसिकली समुदायों से होता है, जो कम्युनिटीज होती हैं, यानी कि जो लोग एक साथ एक प्रकार की कम्युनिटी में रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में उनको एजुकेट किया जाता है कि जब आप एक साथ इतनी क्लोज एरिया में रह रहे हो तो कैसे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो उस प्रकार से मतलब यहाँ पर मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार की हेल्थ को डेवलप करने के लिए
फोकस किया जाता है। और आपका फोर्थ जो डिवीजन आ जाता है वो है आपका क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी, यानी कि क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो स्वास्थ्य और बीमारी से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स होते हैं या जो एजेंसीज होती हैं, ठीक है, उनका विश्लेषण करते हैं इसमें, और किस तरीके से हम कोई भी एक आम आदमी के साथ सामाजिक रूप से न्याय कर सकते हैं उसके ऊपर टारगेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक होल पॉपुलेशन से लेकर एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो उस पॉपुलेशन को बिलोंग करता है उसको टारगेट किया जाता है और कैसे हम उसकी हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट डिवीजन ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी है आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी क्या है? ये आपका हेल्थ साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और बिजनेस साइकोलॉजी, इन सब को मिलाकर हमारा ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी बनता है। आधुनिक युग में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप देखा गया है, एक नवीन क्षेत्र के रूप में ये उभर कर सामने आया है। तो इसमें मतलब कि ये जानने का प्रयास करा जाता है कि जो भी इन क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी मनोसामाजिक विशेषताएं क्या होती हैं और किस तरीके से वो व्यक्ति के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को प्रभावित कर सकती हैं, और फिर डिफरेंट परिवर्तन लाने की कोशिश करी जाती है या इस प्रकार की रणनीतियां विकसित करने की कोशिश करी जाती हैं जिनको यूज करके जो हम अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके डिफरेंट डिविजन्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, यानी कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से एरियाज में अपना योगदान दे रहे हैं या लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद आपका स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी आ जाता है, जो कि हम पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट क्षेत्रों के बारे में, बेसिकली 4 क्षेत्र हैं इसके। सबसे पहले जैसे हेल्थ बिहेवियर है, यानी हमारे स्वास्थ्य व्यवहार, जो कि 2 प्रकार का होता है, हेल्थ इनहेंसिंग बिहेवियर, स्वास्थ्य वर्धक व्यवहार कौन से होते हैं, और हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर। ठीक है, स्वास्थ्य वर्धक व्यवहार यानी कि जो आपकी ऐसे व्यवहार जो हमारे स्वास्थ्य को उन्नत कर सकते हैं, व्यायाम, दुर्घटना के रोकथाम, या फिर कैंसर का टाइमली पता लगाना, अपने वजन को नियंत्रित करना, संतुलित या वेल बैलेंस्ड डाइट लेना। तो इस प्रकार के व्यवहार कौन से होते हैं या किस प्रकार से हमारी हेल्थ को इन्हांस कर सकते हैं, तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है हेल्थ साइकोलॉजी के इस क्षेत्र में। सेकेंड टाइप ऑफ हेल्थ बिहेवियर आ जाता है हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग। ठीक है, ये इसका एकदम ऑपोजिट है, यानी ऐसा व्यवहार जो कि करने से हमारा वर्तमान या भविष्य स्वास्थ्य जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है, उसको समझना, उसको लोगों तक पहुंचाना, इस प्रकार का कार्य होता है। यानी कि शराब का सेवन, नशीली औषधियों का सेवन किस तरीके से हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, किस प्रकार के डिजीजेस हमारे अंदर हो सकते हैं अगर हम इस प्रकार का कार्य करते हैं। धूम्रपान हो गया, या फिर जिसकी वजह से हृदय का विकार है, कैंसर है, या फेफड़ों का रोग है, कई प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर आ सकती हैं। तो कैसे हम इन व्यवहारों से बच सकते हैं, कौन कौन सी थेरेपीज स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित करी हैं जिनको अपनाकर हम इन हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर से अपने आप को दूर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हेल्थ बिहेवियर का स्कोप। सेकंड जो स्कोप है, एरिया है, वो है स्ट्रेस का। ठीक है, स्ट्रेस यानी प्रतिबल, जो मॉडर्न ज़माने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो प्रतिबल क्या होता है, कौन से ऐसे प्रतिबलक हैं, ठीक है, जो जिन यानी कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर, जो कि जिसको कहते हैं कि उद्दीपक, वातावरण जन्य भी हो सकते हैं, यानी जो बाहरी या आंतरिक। ठीक है, कौन से ऐसे उद्दीपक होते हैं जो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा
करते हैं। इनको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। डेली स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं, डेली हैसल्स जिसको कहते हैं, जैम में फंसना, लंबी लाइनों में खड़ा होना, पड़ोसियों से झगड़ा हो जाना, घर में कोई बीमार व्यक्ति है, पैसों की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारे आपके डेली स्ट्रेसर्स होते हैं। किस तरीके से हम इन स्ट्रेसेस से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। सोशल सपोर्ट हो गया, या अपने इमोशंस को डिस्क्लोज करना, लोगों से बातचीत करना, तो ये बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं, आंतरिक भी और बाहरी भी, जिनके द्वारा, जिनको यूज करके हम अपने स्ट्रेस के ऊपर काबू कर सकते हैं। देन थर्ड स्कोप आपका पेशेंट के ऊपर है, ठीक है। पेशेंट यानी कि जो ट्रीटमेंट करवा रहा है पेशेंट, तो वो उसके ऊपर फोकस काफ़ी ज़्यादा हेल्थ साइकोलॉजी में किया गया है, यानी कि किस प्रकार का पेशेंट हेल्थ सर्विसेज का यूज़ करता है, और पेशेंट और जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके बीच का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, और किस तरीके से वो संबंध जो है एक पेशेंट को अफेक्ट करता है। एंड इसके बाद पेन से रिलेटेड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज पेन यानी कि पीड़ा एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू होता है जो कि किसी भी व्यक्ति को मेडिकल सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जितनी ज़्यादा आप पेन में होंगे, पीड़ा में होंगे, उतना ज़्यादा आप कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी हमें मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। तो इसीलिए पीड़ा जो है स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली जो क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, उनसे रिलेटेड जो पेन्स होते हैं, उनको किस प्रकार से मैनेज किया जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट जो स्कोप आ जाता है वो है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक एंड टर्मिनल इलनेस, यानी कि जो आपकी जीन और मरणांतक बीमारियां होती हैं, उनको हम कैसे उनका हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज आज की डेट में, आधुनिक युग में, ये देखा गया है कि कुल पॉपुलेशन का 50% ऐसा भाग है जो किसी ना किसी प्रकार की क्रॉनिक इलनेस से पीड़ित होता है, और जिसको मेडिकल मैनेजमेंट की या प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इनके पीछे, इन क्रॉनिक इलनेसेस के पीछे कौन से कारक होते हैं, किस किस प्रकार की बीमारियां हैं, कैसे हम उनकी सहायता कर सकते हैं, इन बढ़ती हुई बीमारियों के पीछे साइकोलॉजिकल इश्यूज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारी जो मरणांतक या क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई आपकी, हाइपरटेंशन हैं, स्ट्रोक्स हैं, या डायबिटीज़ हैं, ये सारी आपकी क्रॉनिक डिजीजेज हैं। इसके अलावा आपकी कुछ साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी डिजीजेज होती हैं, यानी कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, वीकन करती हैं, जिनके कारण हमें एड्स, कैंसर, आर्थराइटिस, या फिर अगर आज की बात करें तो कोविड जैसी बीमारियां हमें ग्रस्त कर सकती हैं। तो कैसे हम इनसे बच सकते हैं, ठीक है। ये जो बाहरी आक्रमण होता है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, तो ये जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीकन करता है, तो कैसे हम इससे बच सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचा सके। तो इस प्रकार के शोध जो है, रिसर्च वर्क जो है, वो हेल्थ साइकोलॉजी कर रहा है। ये विभिन्न एरियाज हैं या विभिन्न स्कोप हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। तो यहाँ पर अभी हमने बेसिकली स्कोप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ये मैंने अभी आपको बेसिकली एक रिविजन काइंड ऑफ थिंग कराया है अब तक, यानी हेल्थ साइकोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो आप करेंगे। देन नीड क्या है हेल्थ साइकोलॉजी की, व्हाट इज द नीड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, क्यों हेल्थ साइकोलॉजी की स्टडी में इतना फास्ट ग्रोथ हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बायो साइकोलॉजिकल मॉडल एक्सप्लेन किया था, बीपीएसएम जिसको कहते हैं। बीएमएम क्या होता है पहले तो, ठीक है, बीएमएम, और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या विशेषताएं थी, और वो क्यों
कामयाब सिद्ध नहीं हुआ, या कौन सी ऐसी लिमिटेशंस बीएमएम की सामने आई जिसकी वजह से बीपीएसएम एक नया मॉडल जो है वो स्टार्ट हुआ था, और उसकी क्या विशेषताएं सामने आई, ठीक है, वो उसकी क्या हमारी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या थी। तो ये आप लोग, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बीपीएसएम का, ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना अच्छे से। देन डिविजन्स कौन कौन सी हेल्थ साइकोलॉजी की, एंड देन स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है। तो अब तक हम बेसिकली दो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। एक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, स्वास्थ्य मनोविज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर प्रकाश डालें। तो ये काफी बच्चों ने ये मेरे को लिखकर भेज दिया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीपीएसएम। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो अभी आपने मेरे को करके सेंड करना है, कि जैव मनोवैज्ञानिक सामाजिक मॉडल के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखें। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड गर्ल्स, थैंक यू सो मच।